अब है हमारे पास डीम्ड इनकम सेक्शन नंबर 7E। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में कहा था कि ये एरिया ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन आने, कंफर्म क्वेश्चन जो है आना ही आने। बच्चों ने नहीं माना, आया था। और इवन जो लास्ट अटेम्प्ट का सवाल आया है वो मेरी किताब में गिवन भी था। तकरीबन यही चीज़ें इसी तरह का आया है। तो डीम्ड इनकम लास्ट अटेम्प्ट में आया है। अभी एग्जामिनर कमेंट्स मेरे ख्याल से नहीं है, मैंने चेक नहीं की काफ़ी अर्से से वेबसाइट। आई एम डैम श्योर कि वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन होगा और इस अटेम्प्ट में भी इसके आने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। डीम्ड इनकम किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पर देखना है। हम डीम्ड इनकम का मतलब होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने बेनिफिट्स ले रहे हैं और आपने बेनिफिट्स जो अर्न किए हैं हम आपको इसकी इनकम बना के बैठे हुए हैं। अब ये डीम्ड इनकम का कंसेप्ट हम सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ते, हमने पहले भी 2-3 जगहों पे डीम्ड इनकम को जो है वो पढ़ा हुआ है। अब वो कहाँ कहाँ हमने पढ़ा हुआ है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो अनएडजस्टेबल एडवांस हम लेते हैं उसका 1/10 लेकर जो हम अपनी इनकम में ऐड करते हैं, डैट इज़ योर डीम्ड इनकम। फिर सैलरी में जाके जब हम इंटरेस्ट बेनिफिट निकालेंगे, डैट इज़ योर डीम्ड इनकम। बट यहाँ पे हम डीम्ड इनकम किसके ऊपर निकाल रहे हैं? जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम किस पर निकालेंगे? अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर डीम्ड इनकम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब ये क्या है, मैं इसको रीड करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ और आपको क्या करेंगे उसके ऊपर हम टेक्स्ट जो है फिर निकालेंगे क्या है और किस तरह से है। कहता है जी किसके लिए है रूल? ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए है। ये किसके लिए है? रेजिडेंट पर्सन के लिए है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये रूल नहीं है। तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा, आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर भी इसको हाईलाइट करना है। ये रूल किसके लिए है? रेजिडेंट पर्सन के लिए। किसके लिए? रेजिडेंट पर्सन के लिए जिसके पास क्या मौजूद है? कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स हम पढ़ के आ चुके हुए हैं डेफिनेशन में, ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट SODA। और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम जिन कैपिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं वो है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है उसके पास कैपिटल एसेट्स हैं, हम उसके ऊपर डीम्ड इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे? डीम्ड इनकम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अभी हम देखते हैं। अब कैपिटल एसेट्स कौन से हैं एक्सप्लेन किया हुआ है, जो सिर्फ हम वही बात कर रहे हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, मतलब हाउस, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सारी की बात हो रही है। तो कैपिटल एसेट यहाँ पे हम स्पेसिफिक इसकी बात कर रहे हैं, इमूवेबल कैपिटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब डीम्ड इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। हमारे पास वो तमाम एसेट्स जो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, हम क्या लेंगे? हम उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेंगे। हम क्या लेंगे? हम उन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो देखेंगे। अब फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो FBR बताते हैं। वो कौन बताता है? FBR बताता है कि क्या इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल एक एसेट है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 32 करोड़। ये लग के पता, ये है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। हमने डीम्ड इनकम कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस 32 करोड़ का 5% लेंगे। कितना लेंगे? 32 करोड़ का 5% लेंगे। क्या जवाब आएगा? 1.6 मिलियन। ये जो 1.6 मिलियन आएगा 5% लेने के बाद, ये मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी डीम्ड इनकम जो है वो कहला रही होगी। ये मेरी क्या कहलाएगी? डीम्ड इनकम। फिर इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे और टैक्स का रेट क्या होगा? 20%। क्या रेट होगा? 20%। मतलब इस 16 लाख का हम लेंगे 20%, वो कितना बनेगा? वो आएगा 3,20,000। और ये 3,20,000 जो है वो मेरा क्या होगा? टैक्स ऑन डीम्ड इनकम जो मैंने क्या करना है? पे करना है। तो इस तरह से हम डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे होते हैं। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5% लेंगे तो डीम्ड इनकम आएगी, उस इनकम का 20% लेंगे तो मेरे पास क्या होगी? टैक्स की वैल्यू आ रही होगी। इन शॉर्ट, आल्टरनेटिवली हम क्या कर रहे हैं? जो भी हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू होगी, हम फेयर मार्केट वैल्यू का 1% जो है वो क्या ले रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं। ये फेयर मार्केट वैल्यू है, इस फेयर मार्केट वैल्यू का 1% जो है वो हम क्या करवा रहे हैं?
टैक्स के तौर के ऊपर ले रहे हैं। तो ये असूल है हमारा डीम्ड इनकम का। कैसे? मार्केट वैल्यू का हम कितना लेंगे? 5%, तो डीम्ड इनकम आएगी। इस डीम्ड इनकम के ऊपर 20% टैक्स लगाएंगे तो मेरे पास टैक्स की अमाउंट आ रही होगी विच इज़ इक्वल टू 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये है मेरी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। समझ आइए क्या होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब सवाल है किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक्सक्लूड हैं जिनके ऊपर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। अभी जो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, इनके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर ये कंसेप्ट जो है अप्लाई हो रहा होगा। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही घर है जिसमें आप रह रहे हैं, तो वो डीम्ड इनकम में नहीं आती, उसके ऊपर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। उसके अलावा जो आपके सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस हैं कि जहाँ पे आप अपना कारोबार कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, और वो भी इसमें नहीं आएंगी। बट द शर्त इज़ डैट कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना चाहिए। फिर जो सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड होगा, जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, वो भी जो है वो हमारा इसमें नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो फार्म हाउस वगैरह होते हैं वो डीम्ड इनकम में आएंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब फार्म हाउस का उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया हुआ है। क्या है? मतलब एक हाउस है जो मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट पे लैंड पे कंस्ट्रक्टेड है और टोटल एरिया मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट है, और इसको हम एज अ डिवेलिंग हाउस के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फार्म हाउस। तो फार्म हाउस जो है वो डीम्ड इनकम में फॉल करेंगे। अगर इस क्राइटेरिया में या इससे बड़ा फार्म हाउस है तो वो डीम्ड इनकम के लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा। ये एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है, फार्म हाउस जो हैं वो एलिजिबल हैं। उसके अलावा वो तमाम कैपिटल एसेट्स जो हमने अलॉट किए हैं शुहदा को या उनके वारसान को या उन लोगों को जो फोत हो गए ड्यूरिंग सर्विसेज, उनके फैमिलीज़ को, या जंग में ज़ख्मी लोगों को, या जो एक्स सर्विस मैन या एक्स एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट को, इनको जो हमने एसेट्स अलॉट किए हुए हैं, इनके ऊपर भी डीम्ड इनकम नहीं लगेगी। इनके ऊपर भी डीम्ड इनकम नहीं लगेगी। ये पॉइंट नंबर ABCD क्लियर है आप लोगों को? हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं कि इनके ऊपर नहीं लगना। मेरे ज़ाती घर पे नहीं लगेगा, मैं जहाँ ज़्यादा कारोबार कर रहा हूँ वहाँ नहीं लगेगा, मैं ज़ाती जहाँ पे खेती बाड़ी करूँ वहाँ नहीं लगेगा, किसी शहीद को, किसी सरकारी मुलाजिम को प्रॉपर्टी दी गई है उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। ये बात करें कि किन के ऊपर नहीं लगेगा, जो इनके अलावा होंगे इन पर लग रहा होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर E, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स, और उस पर टैक्स भी पे कर दिया। मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उससे इनकम कमा रहे हैं, और जो आप इनकम कमा रहे हैं उस इनकम के ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया हुआ है, तो उसके ऊपर डीम्ड इनकम नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है और आपने वो घर रेंट पे दिया हुआ है, जो उससे रेंट आया आपने उसको अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनाया और उसके ऊपर टैक्स पे कर दी है। जब आपने उस घर की इनकम को अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट बनाया और प्रॉपर्टी का पार्ट बना के आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर डीम्ड इनकम जो है वो नहीं लगेगी। उसके अलावा वो तमाम कैपिटल एसेट जब आप उनको एक्वायर करते हैं, ख़रीदते हैं, और उनके ऊपर जितना भी विद होल्डिंग टैक्स है आप सारा सारा पे कर देते हैं। मतलब कोई बिल्डिंग खरीदी है, उसके ऊपर जितना भी विद होल्डिंग टैक्स था 236 के तहत वो आपने सारा पे कर दिया, तो वो भी उसके ऊपर डीम्ड इनकम का कंसेप्ट नहीं लगेगा। उसके अलावा जो हमने पॉइंट पढ़े हैं A से लेके F तक, अगर कोई भी ऐसा घर जो है जो इनके अलावा है, मतलब पॉइंट A से लेके F तक इनके अलावा है, और उसकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है, मतलब 2.5 करोड़ से कम मालियत का है, तो वो भी इसमें फॉल नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे तमाम वो एसेट्स आएंगे जो 25 मिलियन से अबव वैल्यू के हैं। मतलब कोई भी एसेट जो पॉइंट A में फॉल नहीं कर रहा, B में फॉल नहीं कर रहा, C में फॉल नहीं कर रहा, D में फॉल नहीं कर रहा, E में फॉल नहीं कर रहा, F में फॉल नहीं कर रहा, और कीमत भी उसकी 25 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर उस पर क्या होगा? हम इसके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे। उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल गवर्नमेंट होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर वगैरह, इनके पास जो लैंड वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी डीम्ड इनकम जो है वो क्या होगी? अप्लाई हो रही होगी। फिर ये जो पॉइंट नंबर A हमने पढ़ा था, पॉइंट नंबर E पढ़ा है हमने, और पॉइंट नंबर D और G पढ़ा है। रिमेंबर, अगर आप इन पॉइंट में फॉल कर रहे हैं और आपका नाम अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है,
मतलब आप अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते, तो फिर आपकी अगर पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप डीम्ड इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं, आप क्या बन जाए, फाइलर बन जाए। और इसके तहत अगर सेक्शन नंबर 7E के मुताबिक आप अपना टैक्स पे नहीं करेंगे तो रिमेंबर कभी भी आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं करने देगी। आप बेचने चाहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पाएगी। तो ये है हमारे पास डीम्ड इनकम का कंसेप्ट कि डीम्ड इनकम क्या होती है, किस पर लगती है जी, कैपिटल एसेट्स पे लगती है। कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। कैलकुलेट करने का असूल क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, उस फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेंगे तो मेरे पास डीम्ड इनकम आ जाएगी। फिर उस इनकम के ऊपर 20% रेट लगाऊंगा तो मेरे पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, जो मुझे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स हमेशा उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू के 1% के बराबर होते हैं। अब सवाल है कि हर प्रॉपर्टी के ऊपर पे करना पड़ेगा, तो आंसर इज़ नो। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन सी, अगर मेरे पास एक ही घर है जिसमें मैं खुद रह रहा हूँ, वो डीम्ड इनकम में फॉल नहीं करती। मेरे पास सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस हैं जहाँ काम कर रहा हूँ, वो इसमें फॉल नहीं करती। सेल्फ ओन एग्रीकल्चर प्रेमिसेस हैं, वो इसमें फॉल नहीं करते। हाँ, फार्म हाउस जो है अगर मेरे पास है जिसका कंस्ट्रक्टेड एरिया 2000 स्क्वायर फीट का है और टोटल एरिया 5000 स्क्वायर फीट का है, इससे बड़ा फार्म हाउस है, तो वो फॉल करेगा, इसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई होगी। उसके अलावा कोई कैपिटल एसेट जो शहदा को उनके जो हैं डिपेंडेंट्स उनको अलॉट किए गए हैं, सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन को अलॉट वगैरह किए गए हैं, उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा एसेट जिसके ऊपर आप ऑलरेडी इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं किसी और हेड में और टैक्स भी पे कर चुके हैं, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, प्रॉपर्टी इनकम भी डिक्लेयर करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा वो तमाम कैपिटल एसेट जो आपने ख़रीदे थे और उसके वक्त जितना भी उन पर विद होल्डिंग टैक्स था आपने सारा पे किया था, वो भी इस पर अप्लाई नहीं होगा। और वो तमाम एसेट्स जिनकी वैल्यू मतलब अभी ए से लेके एफ तक जो पढ़े हैं इनके अलावा है और इनकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है, उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली डीम्ड इनकम अप्लाई उन प्रॉपर्टीज़ पे होता है जो हमने लेके रखी हुई हैं, प्लॉट लेकर रखा हुआ है, घर लेकर रखा हुआ है और कीमत बढ़ती जा रही है, ना बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो उन पे फिर वो क्या करते हैं, ठीक है नहीं बेचना, नहीं रेंट पे देना, कब्जे कर रहे हो, प्रॉपर्टियाँ पकड़ी हुई हैं, आ जाओ हम क्या करेंगे, तुम पे टैक्स जो है वो ले रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर? समझ आई? अभी सवाल देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड ऑन डीम्ड इनकम। बताएं जी डीम्ड इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करेंगे अंडर सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मिस सोनम बाजवा इज डूइंग अ होलसेल बिजनेस एंड रजिस्टर्ड फॉर इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स पर्पस। सोनम बाजवा जो हैं वो क्या कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं पाकिस्तान में और उनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम भी है, माशाल्लाह। इसके रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। सोनम हैज़ द फॉलोइंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ऑन नेम 30 जून 2018 को उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। हाउस इन DHA कराची 500 स्क्वायर यार्ड का है, 2012 में परचेज़ किया था, ये ख़ुद इस्तेमाल कर रही है अपने मेन हाउस पे। अभी हम पढ़ के आए हैं कि आप जो ख़ुद घर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो डीम्ड इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, इसके ऊपर तो हम नहीं लगाएंगे। फिर हाउस इन गुलशन इकबाल है 600 स्क्वायर यार्ड का, 2014 में लिया था। कभी कभार सोनम बाजवा जो है इस्तेमाल करती है अपनी बहन कैटरीना के साथ, तो ये खाली पड़ा हुआ है, कभी कभार आ गया और कर लिया, इसके ऊपर क्या होगी, डीम्ड इनकम जो है अप्लाई हो रही होगी। फिर है जी हमारे पास फार्म हाउस इन गडाप 5000 स्क्वायर यार्ड का है, लास्ट ईयर सोनम बाजवा ने लिया था अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। फार्म हाउस है ना, तो फार्म हाउस क्या होगा, डीम्ड इनकम के लिए एप्लीकेबल है। फिर एक गोडाउन है, उसको एज अ स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करिए, बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं आएगा। फिर इम्पोर्टेंट मशीनरी है जो उसने इंपोर्ट की है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लव्स वगैरह कर सके, बिज़नेस प्रेमिसेस हैं, ये भी इस पर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद एक प्लॉट है 500 स्क्वायर यार्ड का, उसने परचेज़ किया था लास्ट ईयर और वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाह रही है, अगर पड़ा हुआ है तो इस पर भी क्या होगी, डीम्ड इनकम जो है वो अप्लाई हो रही होगी। फिर फ्लैट है उसके पास 250 स्क्वायर फीट का इन क्लिफ्टन, फ्लैट को उसने रेंट पे दिया हुआ है, पर मंथ रेंट 1.25 लाख रुपया कमा रही है
और इनकम भी बताती है इतनी, उस पर टैक्स भी पे करती है। ये वाला पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी इनकम किसी दूसरे हेड में फॉल कर रही है और आप उस पर टैक्स भी पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। अब फ्लैट है, रेंट पे दिया हुआ है, इनकम प्रॉपर्टी आ रही है, इसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगा। फिर फ्लैट है गुलिस्तान जौहर में, परचेज़ किया था और ख़ाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या होगा, डीम्ड इनकम जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। फिर ओपन प्लॉट है 1000 स्क्वायर यार्ड का, परचेज़ किया था 25 जून 2018 को और विद होल्डिंग टैक्स सारा परचेज़ कर दिया था। अब ये वाला पॉइंट है कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं, जिस साल एसेट परचेज़ किया उस साल जितना भी विद होल्डिंग टैक्स था अगर आपने पे कर दिया, उसके ऊपर भी ये डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी, तो 27 मिलियन पे भी नहीं होगी। तो किस किस पे होगी, एक उसका घर था 18 मिलियन वाला जो वेला पड़ा हुआ था, इसके ऊपर अप्लाई होगी। फिर फार्म हाउस के ऊपर अप्लाई होगी। फिर उसका एक प्लॉट जो है पड़ा 12 मिलियन वाला, ये वाला जो उसने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना था, उसके ऊपर अप्लाई होगी। फिर एक फ़्लैट जो है इसका 36 लाख का ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो ये एसेट्स हैं, सॉर्ट हो गए जो इसमें फॉल करते हैं। अब हमने इन सब की फेयर मार्केट वैल्यू को जमा किया तो मेरे पास क्या आ गई है, टोटल फेयर मार्केट वैल्यू आ गई, इतनी बनती है। ये टोटल फेयर मार्केट वैल्यू, अब हमने डीम्ड इनकम निकालनी है तो इस फेयर मार्केट वैल्यू का हम 5% लेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डीम्ड इनकम आ जाएगी। फिर इस डीम्ड इनकम के ऊपर 20% रेट लगाऊंगा तो ये टैक्स आ जाएगा जो मुझे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और आप देखें 4,86,000 इज़ टू बी एग्जैक्टली 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 1% जो है वो क्या ले रहे होंगे, एज अ डीम्ड इनकम के तौर के ऊपर ले रहे होंगे। क्लियर है।